हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे यूपी RO एंड यूपी PCS 2025 से रिलेटेड जितने भी आपके GK GS सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट आता है, तो उसमें हम आज करेंगे टेस्ट नंबर 8 का पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। 140 क्वेश्चन हम 2 पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 है, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और ये आपके हिसाब से ओल्ड हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2025 में होंगे, तो आपके लिए ये यूज़फुल नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? उत्पादन विधि, राशमान लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो है घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि जो ह्रासमान लागत विधि है ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1970 में, 1975 में, 1990 में, 1992 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 1992। उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना लागू की गई थी वो 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 1949 में हुई थी। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह का बैंक लीकेज कार्यक्रम, ये कब हुआ था? ये हुआ आपका 1969 में हुआ था। तो सॉरी 1969 नहीं, 1992 से 93 में हुआ था। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब हुआ था? चलिए देख लेते हैं इसका सही से इसका क्या हो जाएगा। जो नाबार्ड की स्थापना है, नाबार्ड की 1982 में होगा, 1982। फिर है स्वयं सहायता समूह का बैंक लीकेज कार्यक्रम 1992 में हुआ, ये 92-93 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये 1998 में हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चौथे नंबर पे पहले आएगा, चौथे पे ये पहला, फिर इसके बाद क्या हुआ 1975 ये है, इसके बाद फिर नाबार्ड का 1982 में, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी ना, तो ये कब होगा? ये तो चौथे पे आएगा क्योंकि स्वयं सहायता समूह का जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है ये आपका 1992 से 93 में आया था, तो ये आपका हो जाएगा तीसरे स्थान पे। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में, तो ये चौथे स्थान पे आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा है? पहले का दूसरा, तो नाबार्ड सबसे पहले आएगा, चौथा पहले स्थान पे है ना, तो सबसे पहले चौथा, फिर आएगा आपका नाबार्ड दूसरा, पहला स्थान आएगा, फिर पहला 4 के बाद 1, फिर आएगा आपका दूसरे नंबर वाला तीसरे स्थान पे आया है तो दूसरा, फिर है तीसरा चौथे नंबर पे आया है तो ये तीसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1956 में। तो जो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी ये कब की गई थी?
ये आपका 6 अप्रैल 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी। तो किसने की थी? चेलैया समिति, केलकर समिति, सोम समिति या फिर रंगराजन समिति। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका केलकर समिति ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई और एसबीआई, एलआईसी। देखिए इसमें जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। और फिर एसबीआई का 1955 में हुआ था, आरबीआई का 1949 में, एलआईसी का 1956 में। तो इस हिसाब से बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तीसरा पहले स्थान पे आएगा, फिर एसबीआई को 1955 में ये दूसरे स्थान पे आएगा, फिर एलआईसी को 1956 में तो ये तीसरे स्थान पे आएगा, और फिर ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1900 कितने पे आया? 69 पे आया ना, तो ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, दूसरा और फिर चौथा, फिर पहला। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? मनमोहन सिंह, विमल जालान, श्री रंगराजन, राजा जे चेल्लैया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मनमोहन सिंह है, ये भी गवर्नर रह चुके हैं, विमल जालान ये भी रह चुके हैं, श्री रंगराजन ये भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा जो जे चेल्लैया हैं ये आपके गवर्नर नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा इनका कार्यकाल देखेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कब से कब था? इनका कार्यकाल 1982 से 1985 तक था। फिर विमल जालान का कब था? इनका 1993 से सन 2003 तक था। फिर है श्री रंगराजन, इनका 1992 से 97 तक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, फिर है महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला समाख्या योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो महिला समृद्धि योजना 1993 ये बात सही है, महिला सशक्ति योजना 1998 ये भी सही है, जो महिला समाख्या योजना है ये आपका 1988 में हुआ था, ये 1988 में हुआ था ना कि 89। तो इस हिसाब से, और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में, ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन्नीस 88 लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति योजना नियोजन का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि ये तो बेरोजगारी को बहुत ही बढ़ावा देता है, और जो कौशल का अभाव है ये भी बहुत बढ़ावा देता है, क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा होंगे और आपके स्किल्स कम होंगे
तो फिर बेरोजगारी तो आनी आनी है। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देखिए जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी तो बेरोजगार लोग नहीं मिलेंगे, तो ये तो नहीं हुआ। और जनशक्ति नियोजन का अभाव, देखिए जनशक्ति नियोजन आप नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो होनी होनी, जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी वैसे बेरोजगारी होनी है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इसका जो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी ये तीनों बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि की दर दर्ज की गई है। तो कब दर्ज की गई है? 1951 से 61 के दशक में, 1961 के 71 के दशक में, 1971 से 81 के दशक में, या फिर 1981 से 91 के दशक में। तो भारत में जो जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई है वो आपके कब की गई है? ये 1971 से 81 के दशक में की गई है। इसका जो घातीय मान था वो 2.22% था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? देखिए केरल तो सबको पता है कि केरल में साक्षरता दर बहुत ही अच्छी है और सबसे पहले नंबर पे है। तो केरल में आपकी 92.1% साक्षरता है, महिला साक्षरता। और केरल के बाद क्या हो जाएगा? मिज़ोरम में कितनी है? 89, हाँ ये यहाँ पे 89.3% है। इसके बाद आपका साक्षर होने में आता है गोवा में 84.7% होता है। और इसके बाद है आपका नागालैंड में 76.1% है। तो ये पहले हमने जो जनगणना के अनुसार जो प्रथम 5 राज्य स्त्री साक्षरता की दृष्टि से आगे हैं उन राज्यों का हमने बताया कि पहले पे केरल, फिर दूसरे पे मिज़ोरम और तीसरे पे गोवा, फिर त्रिपुरा और नागालैंड आते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिज़ोरम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को संविधान सभा के किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया? 10वें अधिवेशन, 11वें अधिवेशन, 12वें अधिवेशन, उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो 11वें अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, गोपीनाथ बारदोली। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संविधान सभा के जो प्रारूप समिति को तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इनके साथ जो इस समिति में जो हिस्सेदार थे, इसमें जो भी भागीदारी निभाई थी, उनके साथ ये लोग कौन कौन थे? देखिए एन गोपालास्वामी अयंगर तो थे ही, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, डीपी खेतान ये भी थे, जो गोपीनाथ बारदोली थे ये इसमें शामिल नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का भाग 19 किस विषय से संबंधित है? आपात उपबंध, प्रकीर्ण, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, या फिर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो जो भारतीय संविधान का भाग 19 है ये आपके आपात उपबंध के लिए, आपात उपबंध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें किसका पूछा? अच्छा 19 का पूछा है, तो 19 के लिए आपका ये प्रकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भाग 19 है ये प्रकीर्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 338 ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है ना। तो अनुसूचित जाति आयोग से 338 में अनुसूचित जाति आयोग है, ये आपका हो जाएगा तीसरे से। अनुच्छेद 338 का ये किससे संबंधित है? ये आपके अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा चौथा। और अनुच्छेद 340 किस आयोग से संबंधित है? ये पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए है, तो 340 का हो जाएगा पहला। अनुच्छेद 338 का हो जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले आएगा सी नंबर। सबसे पहले सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी जहाँ पे है आप मार्क करें। देखिए इसमें आपने देखा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले का मिलान किससे हुआ था? तीसरे से हुआ था और दूसरे का चौथे से। तो इस हिसाब से सबसे पहले नंबर पे आपका एक ही तीसरा आता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची से 3rd में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है दंड प्रक्रिया सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए जो पुलिस है जिसमें रेल और ग्राम पुलिस दोनों सम्मिलित हैं, और कारागार तथा लोक व्यवस्था जो है ये सब किस में आते हैं? सूची सेकंड में आते हैं। ये आपका दंड प्रक्रिया सूची 3rd में आता है, और जो पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था है ये आपकी सूची 2nd में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 19। अनुच्छेद 19(1) का गा, अनुच्छेद 19(1) का घा, अनुच्छेद 19(1) का 19(i) का अंगा, अनुच्छेद 19(1) का छा। तो जो राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का मूल अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद आपके 19(1) का घा में अनुच्छेद ये वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए अच्छा देख लेते हैं इसमें कि जो गा में क्या है। जो संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अनुच्छेद है यही आपका जो है 19 का गा में है। और अंगा में देखिए क्या हो जाएगा। अंगा में देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने व बस जाने के लिए ये अनुच्छेद जो है अंगा है। किसी भी राज्य में आप निवास करेंगे वहाँ पे बस जाएंगे, तो ये अनुच्छेद 19 का ए में एक अंग में आएगा। और 19 का एक अच्छा है जिसमें वृत्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार अपनाने का अधिकार संबंध है इससे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 20।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 25 में हिंदू 25(2) के खा में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, हिंदू में क्या क्या आता है? तो हिंदू में देखिए, हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको पर मंथ कितनी पेमेंट मिलती है? तो 3 लाख प्रति माह, 4 लाख प्रति माह, 5 लाख प्रति माह, 6 लाख प्रति माह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 5 लाख प्रति माह। और जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कितना मिलता है? उनको मिलता है आपका 4 लाख प्रति माह। और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको मिलता है 3.5 लाख प्रति माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68। तो क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसके लिए इनके नाम का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था इसकी अध्यक्षता, इसकी बैठक की अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इनके लिए नाम का प्रस्ताव किसने किया था? तो इनके लिए नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 25, सम्मका सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी अक्टूबर 2023 में कैबिनेट द्वारा दी गई है। कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ये करेंट का भी क्वेश्चन है और आपके जो योजनाएं या स्थापना ये होता है तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का जो ये बना है जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है कैबिनेट द्वारा की गई है तो ये आपके तेलंगाना राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2023 में इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हरित भारत के लिए रोड मैप पंचामृत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 2030 तक 500 गीगावाट के सौर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना, फिर 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करना, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना, फिर 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। तो देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन इसमें दो देखिए
2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचाना, ये बात बिल्कुल सही है। फिर 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करना, ये बात भी सही है। 2070 तक 0 कार्बन का लक्ष्य हासिल करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 80%, देखिए जो परसेंटेज दिखा है 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, यही बात आपकी गलत है, क्योंकि इसमें जो है 80% नहीं है, इसमें 50% है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27। गोविंद बल्लभ पंत देश विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। निम्न में से कौन से प्रस्ताव का विरोध किया? डॉक्टर किचलू। किसने विद्रोह का इसमें जो प्रस्ताव है इसका विरोध किया? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाफिजुर रहमान, ये सभी ने इसका विरोध किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। मैं अनिश्वरवादी हूँ। अनिश्वरवादी क्यों हूँ? ये भगत सिंह द्वारा रचित पुस्तिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो मैं अनिश्वरवाद क्यों हूँ, ये भगत सिंह द्वारा रचित पुस्तक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रथम मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। चलिए इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपके हिसाब से यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अविभाजित भारत में राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में 1924 में लाहौर से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात, ये 1924 में लाहौर से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात पहला राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, ओलंपिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फिर भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1930 में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो गलत है वो बताना है ना। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अविभाजित भारत जो है 1924 में भारत का विभाजन कहाँ पे हुआ था? नहीं हुआ था, 1948 में हुआ। तो अविभाजित भारत में राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में 1924 में लाहौर से प्रारंभ हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। कि स्वतंत्रता के पश्चात पहला जो है राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में आयोजित हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है ओलंपिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये भी बात बिल्कुल सही है। एंड ऑप्शन डी है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1930 में हुआ। तो इसका ये जो 1930 दिया है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था ये 1927 में हुआ था। 1927 ये 27 में हुआ था, इसलिए ये गलत है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे तथा 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव
हुए थे। तो देखिए 1934 में केंद्रीय विधानसभा सभा के लिए चुनाव तथा 1937 में प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। चलिए सही है, नेक्स्ट देखते हैं। 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुए, ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों के तहत हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात इसमें सब सही है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें सारी बातें सही हैं। ये भी और ये सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के द्वारा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू होने के समय से लेकर मतदान समाप्ति के कितने घंटे बाद तक एग्जिट पोल के संचालन तथा इसके परिणामों के प्रकाशन पर रोक है? 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधे घंटे। आधे घंटे तक इसको रोक के रखा जाएगा, इसके बाद पोल का संचालन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? जिंक, सल्फर, बोरान, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपके सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, तेज बहादुर सप्रू ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था। इन्होंने एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने 1931 में हुए गांधी यूनियन समझौते में सहायता की थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलने वाले राज्य विद्रोह मुकदमे के बचाव समिति की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो है ये बात तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था। फिर है ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में भाग लिया, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद है इन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलाए गए राजद्रोह मुकदमे थे, इसके बचाव समिति में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इसके बचाव हेतु किसने अध्यक्षता की थी? ये आपके भूला भाई देसाई ने की थी ना, तो इस हिसाब से इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। इन्होंने नहीं किया था बल्कि भूला भाई देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। जो 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? ये आपके पंजाब में किया जाएगा। ये ना तो कर्नाटक, ना उत्तर प्रदेश, ना चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पंजाब में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, यह विधेयक पारित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बना। नेक्स्ट, इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं में 15 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो संविधान का 128वां संविधान संशोधन है, ये भी 2023 में लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित था। ये बात बिल्कुल सही है। फिर है, जब यह विधेयक पारित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बना। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। फिर है, इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं में 15 वर्ष तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि ये आपका ओल्ड है, ओल्ड करंट अफेयर्स है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ओल्ड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। गगनयान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही है? यह भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। फिर नेक्स्ट है, यदि भारत इस मिशन में सफल होता है तो बाह्य अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजे जाने वाले चौथे देश बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को बाह्य अंतरिक्ष में ले जाने की योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें देखिए, सबसे पहला तो अमेरिका गया, इसके बाद रूस, फिर चीन, और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2017। इसमें देखिए, प्रारंभ या अनुमोदन की तिथि लिखी गई है, एक तरफ योजनाएं, तो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2017, फिर है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017, फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, स्वच्छ भारत मिशन 2015। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये बात प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये बात बिल्कुल सत्य है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017, ये भी सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, ये भी सही है। और स्वच्छ भारत मिशन 2015 नहीं है, ये कब का है? इसका लक्ष्य या अनुमोदन कब हुआ है? ये हुआ है आपके 2014 में हुआ है ना, 2 अक्टूबर 2014। तो ये बात आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिया है, खनिज तेल है, फिर दूसरी तरफ शीर्ष उत्पादक देश, बॉक्साइट, स्वर्ण, हीरा, कच्चा तेल। तो बॉक्साइट के लिए शीर्ष उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण के लिए चीन, हीरा के लिए रूस, कच्चा तेल के लिए रूस। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बात सही है, और स्वर्ण के लिए चीन, ये भी सही है, हीरा के लिए रूस, ये भी सही है। और जो कच्चा तेल के लिए है, कच्चा तेल के लिए कौन सा हो जाएगा? कच्चे तेल के उत्पादन के लिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है ना, यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक है? केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, तमिलनाडु। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में केरल तो सबसे पहले है, और इसके बाद तो इसमें पूछा है, सबसे ज़्यादा पूछा ही है, तो आपका इसका राइट आंसर तो केरल हो ही जाएगा।
ठीक है, इसका 1084 है लिंगानुपात। दूसरे नंबर पे पांडुचेरी है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, कृषि एवं किसान मंत्रालय के अनुसार 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान कितना है? कितना है? 1485 लाख मीट्रिक टन, या फिर 2485 लाख मीट्रिक टन, या फिर 3485 लाख मीट्रिक टन, या फिर 4490 लाख मीट्रिक टन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 1485 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1954 में की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग निगम की स्थापना 1972 में की गई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक और दो, फिर एक और तीन, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1954 में की गई, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है इसकी स्थापना 1974 में की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 1974 में की गई, ना कि 72 में। तो इसमें देखिए, ये ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 3 सही है, और जो दूसरा ऑप्शन है ये बात गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023। देखिए, ये भी आपके काम का नहीं है क्योंकि ये ओल्ड करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी देख लेते हैं कि 26 सितंबर 2023 में किस देश में भूकंप के कारण 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? लीबिया में, मोरक्को में, थाईलैंड में, या फिर न्यूजीलैंड में भूकंप के कारण हुई थी मृत्यु? तो ये कहाँ पे हुई थी? आपने न्यूज़ में तो देखा ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा, ये मोरक्को में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना राष्ट्रीय मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई 2023 को किया गया। तो कब किया गया है? 27 जुलाई 2023 को किया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि केवल एक ही सही है। दूसरा जो दिया गया है इसमें देखिए, इसकी यह योजना केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। चलिए, इसको भी नहीं करते हैं क्योंकि ये भी ओल्ड ही है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि सेना में भर्ती की जा सके, या फिर राजस्व संग्रह में सुविधा हो, या फिर धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, या फिर साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस लिए किया गया था? मनसबदारी व्यवस्था ये विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका महत्व मुगल शासन अकबर के समय में किया गया था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएं कि क्या हो जाएगा। ये एक साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एंड आज का लास्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दाम, ताम्र की मुद्रा, देशाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, फिर या तो जरीब, एक प्रकार का कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो शेरशाह सूरी के तांबे के सिक्के थे उनको तो दाम कहा जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। देसाई जो है, देसाई किसे कहते थे? देखिए, देसाई ये राजस्व संग्रह था। देसाई जो था राजस्व संग्रह था, संग्रह करने वाला राजस्व अधिकारी होता था। और इसमें जो दीवान है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। दाम ताम्र की मुद्रा थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी होता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जरीब होता था, ये क्या एक प्रकार का कर होता था? जरीब, जरीब क्या होता था? ये तो भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी ना। जरीब की एक इकाई थी जो कि भूमि को नापने के लिए यूज़ की जाती थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। नेक्स्ट जो भी इसमें आगे के क्वेश्चन हैं तो आगे के क्वेश्चन हम पूरे करेंगे। 140 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे पार्ट 2 में। ये आज का रहा पार्ट 1। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्वेश्चन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपका क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।